नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DTET+B हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी व्याकरण के जो 20 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल पार्ट के अंतर्गत, उन प्रश्नों को हमने लिया है। जो जितने भी DTET+B में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी को हमने किया है। तो TGT PGT परीक्षाओं के लिए और जो नॉन टीचिंग परीक्षाएं हैं, टीचिंग परीक्षा और नॉन टीचिंग परीक्षा दोनों के लिए जो ये क्लास रहेगी आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1। सरपट भागना के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? सरपट भागना के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है ये पूछा हुआ है। तो 9 2 11 का अर्थ क्या होता है? सरपट भागना। ये मुहावरे भी पूछे जाते हैं, लोकोक्तियाँ भी पूछी जाती है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। उसने यह चित्र पेंसिल से बनाया। उसने यह चित्र पेंसिल से बनाया। तो वाक्यांश में रेखांकित शब्द, अंश में कारक पूछा हुआ है। तो उसने यह चित्र पेंसिल से, यहाँ पर भाई नीचे रेखा खींची जाएगी तो टाइपिंग की मिस्टेक होने के कारण ये यहाँ पर जो है रेखा नहीं खींची गई। तो चित्र पेंसिल से जो है ये यहाँ पर हमारी जो है रेखांकित शब्द हो जाएगा। तो उसमें देखेंगे हम करण, अधिकरण या अपर्दान या संबंध। तो इसमें हमारा कौन सा कारक है? करण कारक है। और कारकों से संबंधित और अन्य तथ्य हम देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए किस चिन्ह के देखने से किससे हमें पता चलेगा कि किस शब्द में, किस वाक्य में कौन सा कारक दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कारक की सबसे पहले परिभाषा। क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला जो शब्द होता है या चिन्ह होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि यह चित्र पेंसिल से बनाया। किससे बनाया? जो क्रिया को पूरा किया किस के द्वारा, जो ये शब्द होगा से। तो ये से इसमें जो होगा हमारा को इसमें पूछा हुआ है पेंसिल से, इस से जो चिन्ह दिया हुआ है या शब्द दिया हुआ है उसमें कौन सा कारक है? तो ये का जो से होगा हमारा ये होगा करण कारक। तो क्रिया उसकी मदद करने वाला जो शब्द होता है, क्रिया को पूरा करने में जो उसकी मदद करता है वो शब्द क्या कहलाता है? कारक। ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार से हम कारकों की पहचान करेंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कारक का नाम और कारक के चिन्ह को पहचानने के लिए जो ये शब्द दिए गए हैं उनको आपको ध्यान रखना है कि कर्ता कारक में कौन सा शब्द आएगा। तो ने होगा, जो कर्ता ने। कर्म को करण से या के द्वारा भी आ जाएगा। जैसे कि आप लोग इसी उदाहरण से समझ सकते हो कि उसने यह चित्र पेंसिल से बनाया। पेंसिल से की जगह आप लोग यहाँ पर पेंसिल के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो से की जगह के द्वारा शब्द भी आ सकता है। तो वहीं पे हमारा कौन सा कारक होगा? करण कारक। उसके बाद बात करें हम आगे, संप्रदान कारक के लिए जो आएगा शब्द आ जाएगा वो संप्रदान कारक आएगा। और अप्रदान का भी हम चिन्ह देखेंगे तो से होगा, उसका भाव देखना है हमें। जब हमें अप्रदान कारक पहचानना होगा तो यहाँ पर हमें भाव के अनुसार हम पहचान सकते हैं कि अगर से आया हुआ है और क्या भाव निकल रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा इसमें करण कारक है या फिर अप्रदान कारक है, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम हो जाएंगे। करण कारक का चिन्ह भी जो है सेम से हो जाएगा, से या के द्वारा, और अप्रदान कारक का भी चिन्ह होगा वो से हो जाएगा। तो जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है ना, तो से जो आएगा अलग हो रहा है। पेड़ से जो पत्ता है वो एक तरह से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अलग होने का भाव पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा अप्रदान कारक होगा, वरना जो है हमारा जो है करण कारक होगा। देख लेते हैं आगे, संबंध कारक के लिए जो चिन्ह होंगे वो का के की जो होगा ये चिन्ह होंगे हमारा संबंध कारक। अधिकरण कारक के लिए होगा में और पर। संबोधन कारक के लिए होगा हे और अरे। इस प्रकार से कारकों के सभी चिन्ह को आप बार बार रिवाइज करोगे। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम बार बार रिवाइज करेंगे और इससे आपको सारे कारक के चिन्हों का पता चल जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा कारक दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं आगे।
निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन वाला पूछा हुआ है, मैंने आपको बताई रखा है कि य, र, ल और वह, ये 4 जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो देख लेते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी अंतकरण के माध्यम से जो उच्चारित होते हैं हमारे व्यंजन, उसे ही हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कई बार पूछा जाता है परीक्षा में अंतस्थ व्यंजनों को, इन 4 व्यंजनों को आपको ध्यान रखना है कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन कौन दिए हुए हैं। तो यह पूछ लेते हैं परीक्षा में कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है। तो इन 4 व्यंजनों को आपको बिल्कुल रट लेना है, ध्यान रखना है कि ये 4 व्यंजन होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कई बार परीक्षा में संख्या भी पूछ ली जाती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। इसके उच्चारण में जीवा का अलग भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, जिसे हम पार्श्विक कहलाते हैं। यानी कि हिंदी में केवल जो लय व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजनों में केवल जो लय व्यंजन है वो हमारा कौन सा, पार्श्विक व्यंजन भी कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे जाते हैं घुमा फिराकर, आपको हर एक प्रश्नों को बिल्कुल समझते हुए, ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा 0.5 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम होगा। 4 प्रश्नों पर सीधा सीधा 1 प्रश्न 1 नंबर कट जाएगा। अगर आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो 5 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसलिए हर एक प्रश्नों को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के साथ साथ आपको हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान देते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पॉइंटों से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत अधिक है, किसी भी चीज़ को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो देख लेते हैं आगे। लय व्यंजन पार्श्विक है, ये मैंने आपको बताया है। और लय व्यंजन का उच्चारण स्थान भी पूछ लिया जाता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत्य होगा लय व्यंजन का उच्चारण स्थान। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। प्रश्न संख्या नंबर 4, निम्नलिखित में से अशुद्ध पद कौन सा है। इनमें से अशुद्ध पद पूछा हुआ है कि अशुद्ध पद कौन सा है। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है, यहाँ पर हमारा जो क्रिया में होगा वो हमारी अशुद्धि देखने को मिलती है, गई है नहीं होता, गए है होता है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। देख लेते हैं आगे। वह पत्थर लिख रही है, वह पत्थर लिख रही है, तो वह पत्थर लिख रही है में जो रेखांकित अंश में कारक क्या है, यहाँ पर भी हमने रेखा नहीं खींची, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा का वह पत्थर लिख रही है। यहाँ पर आ जाएगा पत्थर लिख रही है में जो है, इसमें कारक पूछा हुआ है तो कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को यहाँ पर वह पत्थर लिख रही है, किसी को तो पत्थर लिख ही रही है ना, तो भाव से हमें पता समझ आता है कि कर्म यहाँ पर कारक हो जाएगा। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो यहाँ पर क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, यह वस्तु या व्यक्ति, वह जो है वह पत्थर लिख रही है, तो किस पर, कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, लिखने पर हमें प्रभाव पड़ रहा है। तो लिखने पर जब प्रभाव पड़ेगा किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक। आप भाव से समझ सकते हो। बढ़ते हैं आगे। जैसे वह पत्थर लिख रही है, इस वाक्य में लिखना क्रिया है, का प्रभाव जो है कर्म यानी कि पत्थर पर पड़ रहा है। जो लिखने का जो प्रभाव है, क्रिया का जो प्रभाव है, वो कहाँ पर पड़ रहा है, पत्थर पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। कारक की परिभाषा क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला जो चिन्ह कहलाता है उसे हम कारक कहते हैं। बार बार हम इसी प्रकार से रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं कारक के चिन्ह। कारक के चिन्हों को पहचानने के लिए जो शब्द प्रयोगों में लाए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। कर्ता के लिए ने, कर्म को, करण कारक के लिए जो है से या के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए के लिए, अप्रदान कारक का जो होगा भाव से हमें समझ आएगा से हो जाएगा, और जो है संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, और असंबोधन कारक का जो है हे और अरे। इनको हम उदाहरणों के माध्यम से भी, जब प्रश्नों में क्वेश्चन बनेंगे उनसे के साथ साथ हम उदाहरणों के माध्यम से भी समझते हुए चलेंगे। तो देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6,
परीक्षा शब्द में उपसर्ग लगा है। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है आप लोगों को पता ही है, आप पढ़ते आ रहे हो, कई बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। परी जो है उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से भी हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए, सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी मददगार साबित होने वाली है, क्योंकि हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है अपनी जो इस सीरीज़ के अंतर्गत जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देख लेते हैं परीक्षा में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो क्या है, परी उपसर्ग है। उपसर्ग होगा वो शब्दांश के आगे लगेगा और जो प्रत्यय होगा वो शब्दांश के पीछे लगेगा। तो देख लेते हैं परी प्लस इच्छा तो क्या हो जाएगा, परीक्षा। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि का अर्थ होता है आरंभ में या पहले जुड़कर जो अर्थ में उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आजीवन में आ जो है उपसर्ग है, इसी प्रकार से, और यथाशक्ति में जो है यथा उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे जो उदाहरण होंगे हम आगे चल के क्वेश्चन आंसरों के माध्यम से कर लेंगे। और जो हमारा एक समास होता है अविभाव समास, उनको भी हम उपसर्गों के माध्यम से पहचान सकते हैं। इस प्रकार से आपको हर एक चीज़ को, हर एक तथ्य को एक दूसरे से जोड़ते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। देख लेते हैं आगे, आजकल शब्द में समास कौन सा है। अभी हम समास की बात कर रहे थे, तो अगला प्रश्न हमारा समास का होगा। तो आजकल शब्द में समास कौन सा दिया गया है, इनमें आजकल शब्द में जो है द्वंद्व समास दिए गया है। तो देख लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इस द्वंद्व समास के संबंध में किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं इसमें कौन सा समास है। तो आजकल इस शब्द का समास विग्रह आज और कल ऐसा होता है, यानी कि आजकल आ जाए या फिर योजक, बीच में योजक चिन्ह लग करके, ये जो चिन्ह होता है ये हमारा योजक चिन्ह कहलाता है। तो योजक चिन्ह लग करके आ जाए, लेकिन दोनों पद जो है समान होने चाहिए। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इस प्रकार से जो है द्वंद्व समास हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं। और देख लेते हैं और अन्य इसी के तथ्यों को, जिस समस्त पद के दोनों पद पर दान हो या विग्रह करने पर और या एवं लगता हो, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि आज कल हम कह सकते हैं आज और कल, या फिर हम कह सकते हैं आज या कल, हम कह सकते हैं आज एवं कल। किसी पर इन तीनों शब्दों में से अगर दोनों पद समान हो और उनके बीच में ये आपको शब्द दिखाई दे, और या एवं जो है ये दिखाई दे आपको, तो वे जो शब्द होंगे उनमें जो होगा द्वंद्व समास होगा। देख लेते हैं आगे, पहचान जो हम किस प्रकार से करेंगे। दोनों पदों के बीच पराई योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि देश विदेश, देश और विदेश दोनों जो दोनों पद समान है, तो इसीलिए जो इसके बीच में जो है योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे आगे पीछे, नदी नाले, पाप पुण्य, पति पत्नी, भाई बहन, इस प्रकार से हम योजक चिन्हों के माध्यम से जो द्वंद्व समास को पहचान सकते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 8, किनारा शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से जो है किनारा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो ये देखेंगे हम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कुल। ये जिसमें बड़ा ऊ लगा हुआ होगा वो हो जाएगा किनारा शब्द का पर्यायवाची। एक हमारा जो कुल होगा ये छोटे ऊ का भी होगा। जो इस कुल का जो मतलब होता है वो होगा वंश, या फिर खानदान भी कह सकते हैं हम इस प्रकार, या परिवार भी कह सकते हैं। जो छोटे ऊ का जो होगा वो इसका अर्थ हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं और इस प्रश्न से संबंधित और अन्य तथ्य। किनारा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द जो होंगे वे हो जाएगा कुल, तट, तीर, कगार। जो ये शब्द हो जाएंगे ये किनारा, इस कुल का जो पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलेंगे। कई बार पर्यायवाची शब्दों से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट शब्द होंगे वे हमारे प्रश्न उत्तरों के माध्यम से ही कवर होते जाएंगे। उन्हीं को हम करते हुए बार बार रिवाइज करते हुए चलेंगे।
किनारा शब्द का विलोम शब्द मझधार होता है। क्या होता है? मझधार। इसका विलोम शब्द क्या होगा? मझधार। पर्यायवाची शब्द भी आपने देख लिए हैं और जो है विलोम शब्द भी आप लोगों ने देख लिया है। किनारा शब्द का जो होगा मझधार होगा। किनारा पुल्लिंग शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? किनारा पुल्लिंग शब्द है। और एक जिसका एक अर्थ क्या है? हाशिया भी होता है। कई बार ये अगर ऑप्शन में ये दे दिया जाए कि हाशिया किस शब्द का अर्थ निकलता है या किस शब्द का अर्थ होता है, तो आपको ध्यान रखना है किनारा शब्द का एक अर्थ जो है हाशिया भी होता है। एक होगा ये वाला कुल, जिसका अर्थ होगा, भाई इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये दोनों एक की मात्रा वाले शब्द आ गए, तो हम जो ये वाला जो सबसे पहले कुल दिया हुआ है इसकी हम जो है छोटे ऊ की मात्रा लगा लेते हैं। तो एक होगा ये वाला कुल और एक होगा ये वाला कुल। बड़े ऊ की मात्रा का कुल, एक होगा छोटे ऊ की मात्रा का कुल। तो जो छोटे ऊ की मात्रा का कुल होगा उसका अर्थ मैंने बता दिया, वंश, परिवार, खानदान जो होगा। और जो ये बड़े ऊ की मात्रा का जो कुल होगा इसका अर्थ होगा किनारा। देख लेते हैं आगे। अभी आगे हमारा जो है ये उदाहरण ही हमने दिए हुए हैं, तो देख लेंगे। कुल जो है उसका अर्थ होगा वंश, खानदान या परिवार। और कुल शब्द का अर्थ होगा किनारा, तट या तीर। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9। न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। न करने योग्य जो वाक्यांश शब्द है इसके लिए जो है क्या इसको एक शब्द के रूप में हम बोले, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर न करने योग्य इस वाक्य के लिए जब हम एक शब्द प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या शब्द होगा, जिसका जो अर्थ होगा उसका ये निकलेगा न करने योग्य। तो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अकरणीय। अकरणीय का क्या अर्थ होगा? न करने योग्य। आगे देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द जो वाक्यांश को प्रदर्शित करता है, जैसे जिसकी भाषा द्वारा, जैसे कि हम और अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। न करने योग्य हमने देख ही लिया, अकरणीय और अन्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार उनको भी हमने इंक्लूड किया है इसमें। तो इसी तरह हम सभी उदाहरणों को प्रश्नोत्तरों के माध्यम से करते हुए चलेंगे। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे हम क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को हम क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। आप लोग अतिशयोक्ति की जो है स्पेलिंग भी देख सकते हो, वर्तनी भी देख सकते हो। कई बार शुद्ध वर्तनी में ये शब्द बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो श आएगा ये वाला श, तो ये अतिशयोक्ति में पूरा श आएगा, ना कि आधा श। आप लोगों को परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा अतिशयोक्ति, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा जो होगा ये जो वर्तनी होगी ये बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति में पूरा श आएगा। इसी तरह आप लोगों को अपनी तैयारी को धीरे धीरे बार बार रिवाइज करते हुए और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देते हुए, बल देते हुए चलना है। सबसे आगे रहने वाला जो है वो क्या कहलाता है? अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रणी। जो पहले जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रज। जो बाद में जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं? अनुज। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे हम कहते हैं अगोचर। जिसका पता न हो उसको हम कहते हैं अज्ञात। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। गुरु उपदेश शब्द में कौन सी संधि है? गुरु उपदेश शब्द में कौन सी संधि है भाई? ये आपको ध्यान रखनी है। तो गुरु उपदेश में जो है दीर्घ संधि है। किस प्रकार से दीर्घ संधि है? ये अयादि भाई ये गलत लिखा हुआ, छोटे ई की मात्रा आएगी। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। किस प्रकार से हमने पहचानी? तो यहाँ पर जब एक ही वर्ण के जब वाक्य जब जुड़कर मिलते हैं, एक समान वर्णों वाले जो स्वर एक दूसरे से मिलकर बनते हैं तो वो दीर्घ बन जाते हैं। जैसे कि गुरु, छोटा ऊ, यहाँ पर गुरु में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा होती है। ये भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी में एक में दिखा दिया जाता है बड़े ऊ की मात्रा। इस प्रकार से जो लिखा होता है जो गुरु में, इस प्रकार से अगर लिखा होगा ये होगा छोटा ऊ, और अगर इस प्रकार से लिखा होगा
तो ये होगा बड़ा ऊ। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं, गुरु में छोटा ऊ मिलता है और फिर मिलता है उपदेश, उपदेश में भी हमें छोटा ऊ मिलता है। तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हो कि जिस प्रकार से, जैसे और अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम समझे तो दीर्घ स्वर में दो सवर्ण, यानी कि दो सवर्ण का मतलब होता है दो एक जैसे वर्ण, जैसे कि ऊ मिल गया, ई मिल गया, ए मिल गया। इसी प्रकार से एक जैसे वर्ण होने चाहिए, या हर्षव हो या दीर्घ हो। ऐसा नहीं है कि एक छोटा हो गया और एक बड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों एक जैसे होने चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। तो इसी से हमारा हो जाएगा बड़ा ऊ। अगर ई प्लस ई मिलकर बनेगी तो बड़ी ई हो जाएगी वो। अगर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बनेगी तो भी बड़ी ई हो जाएगी। ये इस तरह आपको ध्यान रखना है। और हम जब संधि करेंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल से समझ आ जाएगा किस प्रकार से किन वर्णों के मेल से जो है और अन्य दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे कि शिवालय में देख लेंगे हम, शिव में शिव जो कि जब हम तोड़ते हैं तो वह में आप छुपा हुआ होता है ए। अगर हम हलंत लगा देते हैं वह में तो ये जो है ए बाहर निकल जाता है, ए प्लस हो जाएगा आल्य। तो आल्य में हो जाएगा आ। तो ए और आ मिलकर क्या बनेगा, शिवालय। ए और आ मिलकर क्या बन गया, आ बड़ा, मतलब आ। तो आ बन गया तो क्या हो जाएगा, शिवालय। इसी प्रकार गिरी में छोटे ई की मात्रा होगी तो, और इंदर में भी छोटे ई की मात्रा है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई। तो क्या हो गया, गिरिंदर। तो इस प्रकार से जो वर्णों के मेल से जब संधि बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 11। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म का मतलब होता है सूखा, सूखा, और इसका विलोम शब्द होगा आर्द्र। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम तत्सम शब्दों का जब विलोम देखेंगे तो हमें तत्सम शब्द ही देखना है, उसका हम देखेंगे। अगर ऑप्शन में सूखा लिखा हुआ होता या फिर जो है सूखा यहाँ पर लिखा हुआ होता तो उसका हम आर्द्र नहीं लगाते, उसका हम लगाते गीला या सीलन। इस प्रकार से सीलन जो है उसका ये तद्भव शब्द, तद्भव रूप हो जाएगा। शुक्स का जो विलोम होगा, जो सीलन होगा, वो तद्भव रूप हो जाएगा इसका। अगर हम तत्सम रूप को ही हमारा जो आंसर होगा वो होगा आर्द्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र। देख लेते हैं, शुष्क का अर्थ सूखा होता है जबकि आर्द्र का अर्थ होता है गीला। इस प्रकार से अगर सूखे का जो विलोम पूछ लिया जाए तो गीला, शुष्क का पूछ लिया जाए तो आर्द्र। इस प्रकार आपको प्रश्नों को करना है, थोड़ा एनालिसिस करते हुए, समझते हुए आंसर लगाना है। वह दौड़ता फिरता है, वाक्य में दौड़ना क्रिया है। तो दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है, दौड़ना एक जो है अकर्मक क्रिया है। किस प्रकार से हम क्रिया पहचानेंगे, देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता हो वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। यानी कि इसका जो फल है वह दौड़ता फिरता है। दौड़ना जो होगी हमारी क्रिया होगी, और यह जो क्रिया का जो फल है किस पर पड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमें जो है अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। जैसे रीमा हंसती है, रीमा जो होगी हमारी कर्ता होगी, हंसना होगा हमारा क्रिया होगा। तो कौन हंसती है, रीमा हंसती है। इसका फल जो है रीमा पर पड़ रहा है, हंसने का। तो ये सीधा सीधा हमें पता चल रहा है यहाँ अकर्मक क्रिया है। जैसे कि बच्चा रो रहा है, बच्चा होगा हमारा कर्ता, रोना होगा हमारा क्रिया। तो बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। तो फल कहाँ हमें देखने को मिलता है, कर्ता पर देखने को मिलता है। तो कौन सा कारक, कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और आगे देख लेते हैं, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़े, कर्म पर पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रीमा ने सेब खाया, खाना क्या होगा हमारा क्रिया, और सेब क्या होगा हमारा कर्म। यानी कि रीमा क्या होगा हमारी कर्ता। तो सेब का खाया जाना कहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है, खाया जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है,
सेब पर पड़ रहा है, तो सेब क्या होगा हमारा कर्म। तो जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ पर क्या होगी हमारी सकर्मक क्रिया। इस प्रकार आपको पहचाननी है। मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन क्या होगा हमारा कर्ता, पानी क्या होगा कर्म, पीना क्या होगा क्रिया। क्या पिया जा रहा है, पानी पिया जा रहा है, पानी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा सकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार से हम बार बार तथ्यों को रिवाइज करेंगे, बार बार समझेंगे तो हमें बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है वहाँ क्या होगा प्रेरणात्मक क्रिया होती है। जैसे कि बोलना का क्या हो जाएगा बुलवाना, पढ़ना का क्या हो जाएगा पढ़वाना, खाना का क्या हो जाएगा खिलवाना इत्यादि। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को, दो दो कर्म हो गए यहाँ पर हमारे, तो शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक ने विद्यार्थी को क्या दी, देना क्या होगा क्रिया होगी, क्या दी पुस्तक दी। इस प्रकार से जहाँ हमारे दो दो कर्म आपको दिखाई दे वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप और अन्य उदाहरणों को भी देखोगे, बार बार ये प्रश्न आपके सामने आएंगे, उदाहरणों को देखोगे तो आपको बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि मैं बार बार आपको कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या माना जाता है, निरंतर अभ्यास। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। वाक्य में दी गई क्रिया के व्यापार का फल दो कर्मों पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ता है, इसलिए इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13, मैं गया और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समोचक बोधक पद कौन सा है। समुच्चय बोधक पद वे होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो इस में जो और जो होगा मैं गया, एक वाक्य ये हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया मेरा भाई यहीं रहा, तो मेरा भाई यहीं रहा, दूसरा वाक्य ये हो गया। इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा और, तो और इनमें जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आगे इसको और थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। समुच्चय बोधक दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले योजक शब्द को समुच्चय बोधक जो है कहलाते हैं। देख लेते हैं जिन शब्दों की वजह से दो से ज़्यादा वाक्य शब्द या शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। जहाँ पर तब और वरना किंतु परंतु इसलिए बल्कि ताकि क्योंकि या यथा एवं तथा अन्यथा आदि शब्द जुड़े होते हैं, बीच में दो वाक्यों के बीच में इन शब्दों को जोड़ दिया जाता है, वहाँ पर ये जो शब्द कहलाएंगे समुच्चय बोधक कहलाएंगे। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पिछले उदाहरण में ही, पिछले प्रश्न में ही हमने देखा था। जैसे कि बीच में आज और कल, आज कल दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें भी जो है इसको भी हम समुच्चय बोधक शब्द कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कुछ शब्द जब भेद प्रकट करते हैं तब भी शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, इसे अव्यय या एक भाग माना जाता है। इसी वजह से इसे समुच्चय बोधक या अव्यय भी कहा जाता है। जैसे और, तथा, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि या अथवा चाहे आदि जो शब्द हो गए ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे कि हम उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। राम ने खाना खाया और सो गया, यहाँ पर और जो शब्द होगा समुच्चय बोधक होगा। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, यहाँ पर लेकिन। मगर तुम बोलते तो मैं जरूर आता, अगर तुम बोलते तो मैं जरूर आता, यहाँ पर क्या हो जाएगा तो। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी सफल नहीं हो पाई, सीता ने बहुत मेहनत की फिर भी जो ये शब्द होगा समुच्चय बोधक होगा, क्योंकि सीता ने बहुत मेहनत की, एक वाक्य ये हो गया, फिर भी वो है सफल नहीं हो पाई, दूसरा वाक्य ये हो गया। देख ले, मुझे टेप रिकॉर्ड या घड़ी चाहिए, जिसमें ये हो गया या। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा शब्द हमें पहचानने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौमार्य। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था,
दशा आदि का ज्ञान होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, थकान आदि जो शब्द होंगे हमारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। कवि शब्द का बहुवचन क्या है? कवि शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो कवि शब्द का बहुवचन होगा तो कवि ही जो है कवि शब्द का बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो बहुवचन होगा वही शब्द होगा। कवियों भी नहीं होगा, कवि ये भी नहीं होगा, तो कवि ही जो होगा कवि वचन का बहुवचन होगा। देख लेते हैं आगे। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ मैं वाक्य में किस काल, जो ये वाक्य है ये किस काल का है? काल पूछा हुआ है। इसमें काल से भी 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण, जहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जा रहा है, जा चुका है होता तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्ण है, अभी जा रहा है, रास्ते में ही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान। देख लेते हैं वर्तमान काल के जो है और अन्य भेद कौन कौन से हैं। वर्तमान काल के 6 भेद माने जाते हैं। कई बार संख्या भी पूछ ली जाती है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल के कितने भेद माने जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तत्कालीन वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। इनको आपको ध्यान रखना है। इनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझ लेंगे जब जब इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अन्य जो है उदाहरणों के साथ हमको इनको करते हुए चलेंगे, तो आपको फिर ये पता चल जाएगा कि किस वाक्य में कौन सा काल दिया हुआ है। हम सभी भूतकालों के और वर्तमान कालों से संबंधित प्रश्नों को इसी सीरीज के अनुसार हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ही क्लास में अगर मैं समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ही अधिक हो जाएगी, क्योंकि हर एक हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी को एक टॉपिक वाइज हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे तो अपनी एक हिंदी व्याकरण से आप चाहते हो तो हिंदी व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए साथ साथ उनके प्रश्नोत्तरों की प्रैक्टिस करते हुए भी हम अपनी जो है क्लास को करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो किस प्रकार से आप लोगों को क्लास चाहिए। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में जो तिनका वो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोषी व्यक्ति स्वयं ठहरता है। जो हम कहते हैं कि जब किसी ने कोई भी जो है दोषी व्यक्ति होता है, जब अगर उसको ये बोल देते आपकी दाढ़ी में तिनका है, तो तुरंत वो हाथ लगा के ये देखेगा, तो ये इससे ये पता चल जाता है कि जो दोषी व्यक्ति है उसको अपने स्वयं ही ये जो है साबित कर दिया कि मैंने ये जो है दोष किया है। इस प्रकार से इस लोकोक्ति का ये जो अर्थ होगा दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, जो होगा अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखते हुए प्रश्नों को पढ़ना है। क्या पूछा हुआ है? शुद्ध पूछा हुआ है, अशुद्ध पूछा हुआ है, इनमें से नहीं है पूछा हुआ है, या है पूछा हुआ है, सत्य पूछा हुआ है, असत्य पूछा हुआ है। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखते हुए समझते हुए चलना है। तो प्रफुल्ल, सांसारिक, सौजन्य और महत्व, इनमें से जो अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा? सांसारिक। यहाँ पर भाई टाइपिंग मिस्टेक के द्वारा ही ये जो महत्व है ये इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर तो डबल तय आएगा, तत्व, महत्व, इस तो ये जो है ये शब्द इस प्रकार से लिखे जाते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। संसारिक हम देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। संसारिक शब्द की शुद्ध वर्तनी होती है सांसारिक। इस प्रकार से वर्तनियों से संबंधित भी 1-2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। संसारिक शब्द का अर्थ है संसार संबंधी या लौकिक। बुद्धिमती प्रत्यय शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? बुद्धिमती जो शब्द होगा उसमें प्रत्यय क्या होगा? तो प्रत्यय होगा मति। सॉरी भाई, ये वाला मति, छोटी की मात्रा वाला नहीं, बड़ी
बड़ी की मात्रा वाला जो है शब्द आ जाएगा मति। तो इसमें जो होगा सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। प्रत्यय में वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग शब्द वे जो पहले लगाकर दूसरे शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द जो है अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदलता है। अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन इनके द्वारा किया जाता है। उपसर्ग के उदाहरण हम देखेंगे तो पराधीन में जो है परा प्लस अधीन हो जाएगा पराधीन। तो जो अधीन हो जाएगा ये हमारा शब्द हो जाएगा, लेकिन जो परा इसमें दिया गया है ये उपसर्ग दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अपमान। अपमान में उपसर्ग लगा हुआ है अपमान, और मान जो है एक शब्द है, तो मिलकर क्या बन जाएगा अपमान। इसी प्रकार हम प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे तो लिखावट में जो है वट जो होगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा लिखावट, और लिख जो है शब्द हो जाएगा। बचपन में जो है बचपन में जो होगा हो जाएगा बच्चा, और पन जो होगा हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। चिल्लाहट में हट जो है प्रत्यय लगा हुआ है। इस प्रकार से आप बार बार उदाहरणों को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा भाई, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ है उसे चुनिए। जो जिसमें सभी स्वर दीर्घ दिए गए हैं, यानी कि बड़े जो स्वर दीर्घ दिए गए हैं, तो उनमें हमें ये चुनना है कि इनमें सबसे सभी के सभी स्वर कौन दीर्घ है। तो उनमें देख लेते हैं हम। इसमें जो है ए उ ए जो ये हमारा दीर्घ नहीं है, क्योंकि ये वाली ए आई होती है ये हमारी दीर्घ होती है। ई और उ इनमें भी केवल एक ही दीर्घ दिया हुआ है, दो अन्य जो है लघु हर्षव स्वर दिए गए हैं। और उसके बाद उ और ई में भी जो है इस प्रकार जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। इनमें तीनों में जो है हमारे दीर्घ स्वर दिखाई दे रहे होंगे आपको, सभी के सभी बड़े हैं, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। देख लेते हैं हमारा आंसर। एक बार हम स्वरों को भी पहचान देख लेते हैं, किस प्रकार से स्वर होते हैं, कौन कौन से हमारे स्वर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। हर्ष स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर चार प्रकार के होते हैं, आप लोग देख सकते हो, ए ई उ और री। उसके बाद दीर्घ स्वर जो है वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है कई बार कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, प्लुत स्वर को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार आप लोगों के सामने जो प्रश्न आएंगे तो आपको सभी पता चल जाएगा। देख लेते हैं आगे। आ ई उ ए ओ औ जो ये स्वर है ये सभी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। हमारे प्लुत स्वर को देख लेते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं प्लुत स्वर करते हैं। हर्ष स्वर जो होते हैं कम समय लगे, दीर्घ स्वर होते हैं हर्ष स्वर से दुगना समय लगे, और प्लुत स्वर होते हैं दीर्घ स्वर से भी जो है दुगना समय लगे या फिर हम कह सकते हैं कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। जिनका चिन्ह क्या होता है इस प्रकार से जो ये ऐसे लिखा हुआ होता है ये हमारा जो है प्लुत स्वर का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग अक्सर हम किसी को पुकारने के समय करते हैं। जैसे हम किसी को पुकारते हैं तब हम कहते हैं कि सुनो। सुनो के बाद जब ये 2 चिन्ह लगाए होते हैं तो हमारी जो ध्वनि होती है थोड़ी और लंबी हो जाती है। जैसे सुनो ओ, जो ओ की साउंड है ये थोड़ी सी और जो है लंबी हो जाएगी। इसी प्रकार राम, इस प्रकार हम पढ़ेंगे ओम। इस प्रकार से हम जो है इन ध्वनियों को उच्चारित करेंगे। देख लेते हैं। इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों को बिल्कुल व्याख्या सहित समझते हुए समझ बेस के साथ किया। इस प्रकार से आप हर एक प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बार बार प्रश्नों
के तथ्यों बार बार आने की वजह से भी आपके टॉपिक भी कंप्लीट होते जाएंगे और आप बता सकते हो किस प्रकार से हमने जो है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से आपको क्लास चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।